हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल आरपीएससी गाइडेंस में। आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि पादप हार्मोन यानी कि प्लांट्स हार्मोन क्या होते हैं और कितने प्रकार के होते हैं। और आज की इस वीडियो में बात करेंगे कि ऑक्सिन क्या होता है। ठीक है, ऑक्सिन कितने प्रकार का होता है, इसका जैव अमापन किस प्रकार से किया जाता है और इसका जैव संश्लेषण कैसे होता है और पौधों पर इसके क्या क्या कार्यकी प्रभाव पड़ते हैं, सबका डिस्कशन हम आज के लेक्चर में करने वाले हैं। तो इस लेक्चर को आप शुरू से लेकर लास्ट तक देखना, ठीक है। और अगर आपको ये लेक्चर पसंद आता है तो वीडियो को हमारे लाइक ज़रूर करें। तो चलिए वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि पादप हार्मोन क्या होते हैं। तो पादप हार्मोन बेसिकली क्या होते हैं, जो किसी पादप के एक भाग में जो कार्बनिक पदार्थ संश्लेषित होते हैं और दूसरे भाग में जाकर अपना प्रभाव दिखाते हैं। ठीक है, तो उनको हम कार्बनिक पदार्थों को ही पादप हार्मोन कहते हैं। ठीक है, तो पादप हार्मोन क्या है कि वे कार्बनिक पदार्थ जो पादप के एक भाग में संश्लेषित होकर दूसरे भाग में अपना कार्यकी प्रभाव दिखाते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, पादप हार्मोन कहते हैं। हार्मोन शब्द सबसे पहले स्टर्लिंग नामक वैज्ञानिक ने दिया था। यह एक ग्रीक शब्द होता है जिसका अर्थ होता है हमारा क्रियाशीलता जगाना। पादप को फाइटो हार्मोन नाम किसने दिया था, थीमेन ने पादप को फाइटो हार्मोन दिया था। ठीक है, फाइटो से मतलब होता है पादप और हार्मोन का हार्मोन। ठीक है, तो पादप हार्मोन भी जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं। तो कौन कौन से प्रकार के होते हैं वो देख लेते हैं। तो पहला हमारा पादप हार्मोन होता है वो होता है वृद्धिकारी हार्मोन। ठीक है, यानी कि जो वृद्धि को प्रेरित करते हैं वो क्या कहलाते हैं, वृद्धिकारी हार्मोन कहलाते हैं, जैसे कि ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन, इथाइलिन। ठीक है, और जो इथाइलिन होता है हमारा एकमात्र ग्रेसी हार्मोन होता है। ठीक है, अब दूसरे प्रकार के हमारे हार्मोन होते हैं वो होते हैं वृद्धि संदमनकारी, यानी कि जो पादप की वृद्धि को रोक देते हैं वो क्या कहलाते हैं, वृद्धि संदमनकारी हार्मोन। ठीक है, इसका एग्जाम्पल है हमारे एब्सिसिक एसिड, जिसे हम ABA के द्वारा निरूपित करते हैं। ठीक है, अब सबसे पहला जो हमारा हार्मोन है वो है ऑक्सिन हार्मोन। ठीक है, तो ऑक्सिन शब्द एक ग्रीक भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है वृद्धि करना, और इसकी खोज सबसे पहले चार्ल्स डार्विन ने की थी। ठीक है, और FW वेंट ने सबसे पहले इस हार्मोन को पृथक किया था। ठीक है, ये दोनों फैक्ट आपको याद रखना है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि ऑक्सिन कितने प्रकार का होता है। तो ऑक्सिन भी हमारा दो प्रकार का होता है, एक होता है हमारा प्राकृतिक ऑक्सिन और एक होता है हमारा कृत्रिम ऑक्सिन। ठीक है, तो प्राकृतिक ऑक्सिन कौन कौन से होते हैं, तो IAA यानी कि इंडोल एसिटिक एसिड। ठीक है, तो यहाँ पे आप ब्यूटेरियो को काट देना, यहाँ पे क्या होगा, इंडोल 3 एसिटिक एसिड। ठीक है, इंडोल 3 एसिटिक एसिड। ठीक है, और दूसरा हमारा प्राकृतिक ऑक्सिन क्या होता है, 4 क्लोरो इंडोल एसिटिक एसिड। ठीक है, तो जो इंडोल एसिटिक एसिड होता है वो एक प्रकार का प्राकृतिक ऑक्सीजन होता है। ठीक है, यहाँ पे भी ऊपर में भी क्या आएगा, एसिटिक एसिड आएगा। ठीक है, और दूसरा हमारा हार्मोन होता है वो होता है कृत्रिम ऑक्सीजन हार्मोन। इसका एग्जांपल कौन सा है, IB यानी कि इंडोल 3 ब्यूटायरिक एसिड, NNA यानी कि अल्फा नेफ्थेलिक एसिटिक एसिड, और 2,4-D यानी कि इसका फुल फॉर्म क्या होती है, 2,4-डाइक्लोरोफेनॉक्सी एसिटिक एसिड, और 2,4,5-T इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, 2,4,5-ट्राई क्लोरो एसिटिक एसिड। ठीक है, अब हम देखते हैं कि ऑक्सीजन का जैव किस प्रकार किया जाता है और जैव होता क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि जैव क्या होता है। तो पौधों में जो होती है ऑक्सीजन की मात्रा अत्यल्प होती है। ठीक है, और इसलिए इसका मात्रात्मक संशोधन ज्ञात नहीं किया जा सकता है, अतः इनकी उपस्थिति दर्शाने हेतु जैविक परीक्षण किए जाते हैं। ठीक है, और इन जैविक परीक्षण को ही हम क्या कहते हैं, इन जैविक परीक्षण को हम जैव कहते हैं। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि जैव क्या होता है। तो ये बेसिकली क्या कह रहा है कि पादप जो हार्मोन होते हैं वो क्या होते हैं, पादप में बहुत सूक्ष्म मात्रा में पाए जाते हैं। तो उनकी उपस्थिति दर्शाने के लिए हम जो प्रयोग करते हैं जिससे पादप पर उन हार्मोन का प्रभाव पड़े और उसके प्रति पादप अनुक्रिया व्यक्त करे। ठीक है, तो वो जो प्रयोग होते हैं उनको ही हम जैव कहते हैं। ठीक है, तो ऊपर हमने क्या देखा था कि पौधों में जो पादप हार्मोन उनकी मात्रा क्या पाई जाती है, बहुत ही कम मात्रा में पाए जाते हैं। इसलिए हम इनका जो होता है मात्रात्मक सह सूचन ज्ञात नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम इसकी उपस्थिति दर्शाने हेतु जैविक परीक्षण कर सकते हैं, और इन्हीं जैविक परीक्षणों को हम क्या कहते हैं, उन्हीं जैविक परीक्षणों को हम कहते हैं जैव अमापन कहते हैं। ठीक है, अब ऑक्सीजन के जैव अमापन के लिए कौन सा परीक्षण किया जाता है, तो ऑक्सीजन के जैव अमापन के लिए जैव वक्रता प्रांकुर परीक्षण किया जाता है। ठीक है, और यह विधि ऑक्सीजन के जो है ध्रुवीय स्थानांतरण पर आधारित है, और इसे FW वेंट ने 1928 में प्रस्तुत किया था। ठीक है, तो वेंट ने एक प्रयोग द्वारा इसे प्रस्तुत किया था। तो हम देख लेते हैं वेंट ने कौन सा प्रयोग किया था। तो FW वेंट का प्रयोग देखते हैं हम। तो इसमें क्या होता है कि FW वेंट ने जई के बीजों को अंधकार में अंकुरित कर नवोद्भिद को प्राप्त किया। नवोद्भिद को 2 से 4 घंटे तक लाल प्रकाश दिया, जिससे क्या हुआ कि इनकी वृद्धि जो है सीमित रहे। अब रांकुचोर की 16 से 30 मिलीमीटर लंबाई होने पर उसकी ऊपरी शीर्ष को 1 mm तक काट दिया, और कुछ घंटे बाद पुनः जो है 3-4 mm शीर्ष काट दिया जाता है, ताकि ऑक्सीजन का प्राकृतिक स्रोत समाप्त हो जाए। मतलब कि FW वेंट ने क्या किया कि जो हमारे जई के जो बीज थे
उनको अंधेरे में अंकुरित करा और इनसे जो है नवोद्भिद यानी कि प्लांटलेट्स प्राप्त किए, ठीक है। और इनसे क्या करा है कि 2 से 4 घंटे तक लाल प्रकाश दिया, जिससे कि इनकी वृद्धि जो है वह सीमित रहे, ज़्यादा लंबाई नहीं हो जाए इनकी, ठीक है। फिर इनसे जो है प्रांकुर चोल की जो है जो लंबाई थी वो अगर 16 से 30 मिलीमीटर की हो गई, तो उसके बाद इन्होंने क्या किया कि ऊपरी शीर्ष को 1-1 mm तक जो है कुछ घंटे तक काटा, और इस तरह इन्होंने 3 से 4 mm तक शीर्ष काट दिया। और जो कटे हुए हिस्से थे, ठीक है, तो उनको इन्होंने निकाल के अलग जगह रख दिया, मतलब कि उनको अगार खंड के ऊपर रख दिया, ताकि जो ऑक्सीजन है उसका प्राकृतिक स्रोत जो है समाप्त हो जाए, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। अब अगला इन्होंने क्या करा है कि जो प्राकृतिक जो स्रोत समाप्त हो गया, उसके बाद इन्होंने क्या कहा कि जो कटे हुए शीर्ष को तो थे, है ना, तो जो कटे हुए शीर्ष भाग को अगार खंड पर लगभग 3 से 4 घंटे तक रखा, जिससे ऑक्सीजन नीचे की ओर स्थानांतरित होकर अगार खंड तक पहुँच जाता है। अब प्रांकुर चोल के कटे सिरे के पार्श्व पर ऑक्सीजन युक्त अगार खंड के टुकड़े को रख दिया जाता है। लगभग 1.5 घंटे बाद नवोद्भिद की फोटोग्राफी की जाती है, जिससे स्थायी रिकॉर्ड प्राप्त हो जाता है, ठीक है। और प्रांकुर चोल के वक्रण की डिग्री ज्ञात कर ली जाती है। इसके वक्रित भाग के समांतर रेखा खींचकर लंबवत अक्ष की रेखा के मध्य कोण के आधार पर डिग्री ज्ञात की जाती है, ठीक है। तो इन्होंने बेसिकली किया क्या है कि जो हमारे अगार खंड पे उन्होंने टुकड़े स्थानांतरित किए थे, क्योंकि हम जानते हैं जो ऑक्सीजन होता है उसकी ध्रुवीय प्रकृति होती है, ठीक है, वो एक खंड से दूसरी की ओर ट्रांसफर हो जाता है। तो ऑक्सीजन जो था वो जो कलिकाएं इन्होंने काटी थी वहाँ से ट्रांसफर हो गया अगार खंड में। अब जब अगार खंड को इन्होंने क्या करा है कि प्रांकुर चोल के सिरे के पार्श्व पर जो है अगार खंड को रखा, तो उससे क्या होता है कि अगार खंड को जिस दिशा में रखा होगा उसके विपरीत दिशा में क्या होगा कि वो पौधे की जो शीर्ष है उसका झुकाव होगा, ठीक है। मतलब कि जब उसको हम क्या करेंगे कि लाइट के एक्सपोजर में रखेंगे तो उसका जो पौधा है उसका झुकाव होगा। तो उसके बाद हमको क्या करना है कि उसके बाद इन्होंने फोटोग्राफी की और नवोद्भिद की जो है कितने वक्रण पर इसकी डिग्री, मतलब कि कितना वक्र हुआ, उसकी डिग्री ज्ञात कर ली। और डिग्री ज्ञात करने के लिए भी इन्होंने क्या करा कि समांतर रेखा खींच के लंबवत अक्ष के रेखा के मध्य कोण के आधार पर डिग्री ज्ञात की, ठीक है। तो इसको हम इस डायग्राम से समझ सकते हैं। इस डायग्राम में हम देख सकते हैं कि ये हमारा क्या है, एक जई का हमारा पौधा है, ठीक है, और उसका क्या है हमारा प्रांकुर चोल है, ठीक है। अब इस प्रांकुर चोल के ऊपर हमारी लीफ प्रिमोडिया है, और फिर इन्होंने क्या करा कि इसके शीर्ष भाग को ये लीफ प्रिमोडिया के साथ ही जो है काट दिया, और इस कटे हुए हिस्से को इन्होंने आगार खंड के ऊपर ट्रांसफ़र कर दिया, ठीक है, शीर्ष भाग को। और इसी प्रकार 3 से 4 बार जो इन्होंने है इसको 3 से 4 mm तक काट के यहाँ पर ट्रांसफ़र कर दिया। और उसके बाद जो कटा हुआ आगार खंड था हमारे पास, ठीक है, आगार खंड जिस पे इन्होंने ये कटे हुए हिस्सों को ट्रांसफ़र किया, उसको इन्होंने जो हमारा जई का पौधा था उसके एक पार्श्व पर स्थापित कर दिया, ठीक है। अब जिस पार्श्व पे स्थापित किया जाएगा उसके विपरीत दिशा में क्या होगी कि इसका ग्रोथ कर्व होगा, ठीक है, मतलब कि दूसरी दिशा में झुक जाएगा। जैसे कि इस दिशा में हमने क्या लगाया कि आगार खंड लगाया है, तो ये इस दिशा के इधर झुकेगा, ठीक है। और अगर इस दिशा में हम आगार खंड लगाते हैं तो ये इस दिशा की ओर झुकता है, ठीक है। और यहाँ पे हमने क्या करा है कि इसको प्रकाश स्रोत से उद्भासित करा है। यहाँ पे एक प्रकाश स्रोत रखा गया है ताकि ये जो है प्रकाश स्रोत की ओर जो होता है मुड़ जाता है, ठीक है। और इस डायरेक्शन में जो क्या होती है इसकी जो होती है कर्व हो जाता है। और यहाँ पे इन्होंने क्या करा कि इसके समांतर रेखा खींच दी, और यहाँ से ये कितना कर्व हुआ उससे इसकी डिग्री निकाल ली, ठीक है। तो इस प्रकार से एफ.डब्ल्यू. वेंट ने ये प्रयोग किया था। अब हम देखते हैं कि ऑक्सीजन जो हार्मोन होता है उसका जैव संश्लेषण कोशिकाओं में किस प्रकार से होता है। तो हमारा जो पादप की सभी कोशिकाएं होती है ऑक्सीजन का संश्लेषण करने में सहायक होती है, परंतु इनका जो सक्रिय संश्लेषण होता है वो पादप के वृद्धि शीर्षों, प्रांकुर चोल, पत्तियों, जड़ों के शीर्षों और परिवर्तनशील भ्रूण के अंदर होता है, ठीक है। और ट्रिप्टोफैन नामक अमीनो अम्ल से इंडोल एसिटिक एसिड, जिसको हम ऑक्सीजन कहते हैं, का संश्लेषण होता है, ठीक है। तो हम जैसा कि हम जानते हैं कि जो पादप की सभी कोशिकाएं होती है ऑक्सीजन का संश्लेषण करने में सहायता तो करती है, लेकिन जो सक्रिय संश्लेषण करने वाली जो पादप के शीर्ष होते हैं, जैसे कि प्रांकुर चोल, पत्तियों, जड़ों के शीर्ष, वहाँ पे जो होते हैं ऑक्सीजन का संश्लेषण जो होता है अधिक मात्रा में होता है, ठीक है। और जो इंडोल एसिटिक एसिड होता है उसका संश्लेषण किस प्रकार से होता है उसको हम देख लेते हैं। तो इसमें क्या होता है कि पहले होता है हमारा इंडोल पायरुविक एसिड पत्र जो होता है उसके द्वारा इंडोल एसिटिक एसिड का जो होता है निर्माण होता है। तो हम देखते हैं कि इंडोल पायरुविक एसिड पत्र क्या होता है। तो हमारा ट्रिप्टोफैन जो होता है एमिनो एसिड, वो क्या होता है कि विअमिनीकरण क्रिया द्वारा क्या होता है कि इंडोल पायरुविक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है, और इस क्रिया में NH3 मुक्त होती है, इसलिए हम इसे विअमिनीकरण कहते हैं, और इसके लिए ट्रांस एमिनेज एंजाइम की आवश्यकता होती है। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है कि जो हमारा इंडोल पायरुविक एसिड होता है वो विकार्बोक्सीकरण होता है, जिससे CO2 मुक्त होती है और इंडोल एसिटाल्डिहाइड का निर्माण होता है। फिर यह जो होता है ऑक्सीकृत हो जाता है, मतलब कि इसमें ऑक्सीजन जुड़ जाती है और इंडोल एसिटिक एसिड का निर्माण होता है, ठीक है। तो इस प्रकार कोशिकाओं के अंदर जो होता है इंडोल एसिड यानी कि ऑक्सीजन का जो होता है जैव संश्लेषण होता है। अब हम देखते हैं कि जो हमारा ऑक्सीजन हार्मोन होता है उसके क्या क्या कार्य के प्रभाव होते हैं, यानी कि इसका कृषि में किस प्रकार से महत्व है।
तो सबसे पहला जो इसका प्रभाव आता है वो होता है हमारा सेल इलोंगेशन यानी कि कोशिका दीर्घीकरण। इसमें क्या होता है कि ऑक्सिन का सबसे महत्वपूर्ण कार्य जो होता है कोशिकाओं में दीर्घन को प्रेरित करना है तथा यह दीर्घन सभी दिशाओं में होता है। ऑक्सिन द्वारा यह परिवर्तन जो होता है निम्न कारणों से होता है। देख लेते हैं हम कौन कौन से कारण हैं। तो यह जो होता है क्या किस प्रकार से कोशिका दीर्घीकरण करता है, तो कोशिका द्रव में वृद्धि कर देता है, परासरण दाब में वृद्धि कर देता है और कोशिका भित्ति के पदार्थों के संश्लेषण को यह बढ़ा देता है। ठीक है। अब इसका नेक्स्ट जो कार्यकीय प्रभाव हुआ था हमारा कोशिका विभाजन। तो कैम्बियम तथा अन्य विभोजित कोशिकाओं में ऑक्सिन कोशिका विभाजन को प्रेरित करता है। वसंत ऋतु में नवनिर्मित कलिकाओं में ऑक्सिन की मात्रा अत्यधिक संश्लेषित होती है जो कोशिकाओं को स्थानांतरित हो जाती है। इसी कारण वसंत ऋतु में कैम्बियम की सक्रियता अधिक होती है। ठीक है। तो ये समझ में आएगा कि वसंत ऋतु में कैम्बियम की सक्रियता अधिक क्यों होती है। ठीक है। अब हम डिस्कस करते हैं कि जो इसका नेक्स्ट प्रभाव हुआ था हमारा शीर्ष प्रभाविता, और ये इंपॉर्टेंट है। यह जो होता है छोटे क्वेश्चन में भी पूछा जाता है कि शीर्ष प्रभाविता यानी कि एपिकल डोमिनेंस क्या होता है। तो शीर्षस्थ कलिका पार्श्व कलिकाओं की वृद्धि को प्रभावित करती है। अधिकतर पौधों में शीर्षस्थ कलिका की उपस्थिति में पार्श्व कलिकाओं की वृद्धि आंशिक रूप से सक्रिय रहती है। इसे हम क्या कहते हैं, शीर्षस्थ प्रभाविता कहते हैं। मतलब कि जो हमारी जब तक शीर्षस्थ कलिका उपस्थित है, जो मेरी पार्श्व कलिकाएं होती है उनकी वृद्धि जो होती है वो संदमित हो जाती है, मतलब कि उनकी वृद्धि जो होती है नहीं हो पाती है। ठीक है। तो अब देखते हैं इसका कारण क्या होता है। तो इसका कारण क्या है कि जो शीर्षस्थ कलिका होती है उसके द्वारा ऑक्सीजन का संश्लेषण होता है जो नीचे की ओर स्थानांतरित हो जाता है। यदि शीर्षस्थ कलिका को हटा दिया जाए तो पार्श्व कलिका विकसित होने लगती है। इसके विपरीत जो होते हैं कटे हुए शीर्ष भाग पर ऑक्सीजन का छिड़काव कर दिया जाए तो पार्श्व कलिकाओं की वृद्धि फिर रुक जाती है। अतः इससे क्या स्पष्ट होता है कि ऑक्सीजन के कारण ही शीर्षस्थ प्रभाविता होती है। ठीक है। मतलब कि जो शीर्षस्थ जो कलिकाएं होती है वो ऑक्सीजन का संश्लेषण करती है, इस कारण ही जो हमारा पार्श्व कलिकाएं होती है उनकी वृद्धि संदमित हो जाती है। ठीक है। अब नेक्स्ट हमारा जो कार्यकीय प्रभाव वो क्या था हमारा रूट इनिशिएशन यानी कि मूल प्रारंभन। तो ऑक्सिन जड़ों के निर्माण को प्रेरित करता है। ऑक्सिन के अनुप्रयोग से कलम में जड़ों का प्रारंभन त्वरित गति से होता है। जड़ों की संख्या तथा उसके निर्माण की दर में भी जो होती है ऑक्सिन की उपस्थिति के कारण क्या होती है, वृद्धि होती है। ठीक है। अब कलम में जो होती है में जड़ के निर्माण के लिए इंडोल एसिटिक एसिड और इंडोल ब्यूटारिक एसिड व नेफ्थेलिन एसिटिक एसिड का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। तो ये कलम क्या होती है कि जो हमारा पौधे का वांछित भाग जिसको हम उगाना चाहते हैं, जैसे कि हमने क्या करा है कि कोई पौधा था उसका जो हमने था शाखा को काट दिया, ठीक है, या फिर तने का कुछ हिस्से को हमने काट दिया, ठीक है, और उसको हम कहीं उगाना चाह रहे हैं। ठीक है। तो इसमें अगर हम इंडोल एसिटिक एसिड और इंडोल ब्यूटारिक एसिड या फिर NNA का जो होता है NAA का छिड़काव करते हैं तो इसमें जड़ का निर्माण जो होता है रूट इनिशिएशन जो होता है प्रेरित होता है। ठीक है। अब नेक्स्ट इसका कार्य की इफेक्ट होता है वो होता है हमारा विलगन। ठीक है। तो विगलन में क्या होता है कि विभिन्न पादप अंगों, पत्तियों तथा पुष्पों तथा फल आदि का अपरिपक्व अवस्था में गिरना हमारा विगलन कहलाता है। ठीक है। इसकी डेफिनेशन भी इंपॉर्टेंट है कि विगलन क्या होता है। तो विभिन्न पादप अंगों जैसे कि पत्तियों, पुष्प, फल आदि का अपरिपक्व अवस्था में गिरना। ठीक है। तो ये क्या कहलाता है, विगलन कहलाता है। इस प्रक्रिया में पर्णवृंत व पुष्पवृंत के आधार पर एक पृथककारी परत का निर्माण होता है। इस क्षेत्र में कुछ अपघटनकारी एंजाइम जैसे कि सेल्यूलेज, पेक्टिनेज आदि का स्त्रवण होता है। ठीक है। तो इनसे क्या होता है वो देख लेते हैं अब। तो इन जिनके प्रभाव के कारण मध्य पटलिका घुल जाती है और कोशिकाएं जो होती है टूटने लगती है। ठीक है। यदि इस विगलनकारी क्षेत्र पर ऑक्सीजन का प्रयोग किया जाए तो अपरिपक्व फलों को गिरने से रोका जा सकता है। ठीक है। मतलब कि क्या होगा कि जो ऑक्सीजन का अगर छिड़काव जिन क्षेत्रों में विगलन हो रहा है उस क्षेत्रों में कर दिया जाए तो वहाँ पे क्या हो जाएगा कि विगलन रुक जाएगा। ठीक है। अब नेक्स्ट इसका कार्यकीय प्रभाव आता है बीज अंकुरन। तो ये क्या होता है हम डिस्कस कर लेते हैं। तो ऑक्सीजन का प्रयोग मुख्य रूप से बीजों की प्रसुप्ता अवस्था को दूर करने के लिए किया जाता है। इसके लिए बीजों को उगाने से पूर्व इन्हें ऑक्सीजन से उपचारित किया जाता है। इसके लिए इंडोल एसिटिक एसिड, इंडोल ब्यूटारिक एसिड और 2,4-D का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। अब इसका एग्जाम्पल कौन कौन से, तो विग्ना रेडिएटा, गेहूँ, धान, क्रोटोलेरिया झुनसिया आदि के बीजों की प्रसुप्ता अवस्था का भंगीकरण ऑक्सीजन के द्वारा किया जाता है। ठीक है। मतलब कि ये जो पौधे हैं इनके जो बीज हैं इनकी प्रसुप्ता अवस्था का भंगीकरण किनके द्वारा किया जाएगा, ऑक्सीजन हार्मोन के द्वारा। ठीक है। अब नेक्स्ट इसका कार्यकीय प्रभाव आता है हमारा पुष्पीकरण। तो पुष्पीकरण में क्या होता है कि सामान्यतः ऑक्सीजन पुष्पीकरण का निरोधन करता है, लेकिन ये एक लिंगी पादपों में फीमेल फ्लावर के निर्माण को प्रेरित करता है। इसके लिए NNA तथा 2,4-D का अनुप्रयोग किया जाता है। ठीक है। तो जो हमारे एक लिंगी पादप होते हैं उनमें जो फीमेल फ्लावर होते हैं उनका तो क्या करता है ऑक्सीजन पुष्पीकरण के लिए उनको प्रेरित करता है। ठीक है। और उसके लिए हमारे को NNA का छिड़काव कर सकते हैं या फिर 2,4-D का छिड़काव किया जा सकता है। अब नेक्स्ट इसका कार्य की इफेक्ट आता है हमारा भंडारण यानी कि स्टोरेज में। तो NNA तथा अन्य ऑक्सीजन हार्मोन के अनुप्रयोग से जो क्या होता है कि कंद, ट्यूबर, बल्ब आदि की प्रसुप्ता अवस्था जो होती है बढ़ाई जा सकती है। ठीक है।
अब नेक्स्ट ऑक्सिन का कार्यकी इफेक्ट क्या होता है कि ये अनिषेक जनन के लिए भी जो होता है उत्तरदायी होता है। तो निषेचन तथा परागकण की उपस्थिति में फलों का निर्माण जो होता है अनिषेक फलन कहलाता है। ऐसे फलों में बीजों का निर्माण जो होता है नहीं होता है। ये व्यापारिक दृष्टि से लाभदायक होते हैं। पुष्पों पर ऑक्सिन के छिड़काव द्वारा बीज रहित फल जो होते हैं प्राप्त किए जाते हैं और इसके लिए इंडोल एसिटिक एसिड और इंडोल ब्यूटारिक एसिड और एनएनए का छिड़काव किया जाता है। ठीक है। तो अगर हम ऑक्सिन का छिड़काव किसी पौधे के जो पुष्प पे कर देते हैं तो उसमें क्या होता है कि अनिषेक फलन होता है। मतलब कि उसमें बीजों का निर्माण नहीं होता है। बीजों का निर्माण क्यों नहीं होता है? क्योंकि इनमें निषेचन की प्रक्रिया नहीं होती है, इसलिए बीजों का निर्माण नहीं होता है। अब जैसे जैसे हम जानते हैं कि जो केले होते हैं उनमें पहले बीज पाए जाते थे बीज के अंदर, लेकिन उनमें क्या हुआ कि अनिषेक फलन करवा के हम क्या करते हैं, बीज रहित जो होते हैं फल प्राप्त कर लेते हैं। ठीक है। तो वो क्या होते हैं, व्यापारिक दृष्टि से अधिक लाभदायक होते हैं, क्योंकि उनमें जो है खाने की दृष्टि से भी आसान होते हैं, तो उनका जो होती है बिक्री जो होती है ज़्यादा होती है। इसलिए अनिषेक जनन के द्वारा जो होते हैं ऑक्सिन की सहायता से अनिषेक फलों का जो होता है निर्माण किया जाता है। मतलब कि बीज रहित जो होते हैं फल उनका निर्माण किया जाता है। ठीक है। अब नेक्स्ट हमारा इसका कार्यकी इफेक्ट आता है, वो आता है हमारा खरपतवार पर नियंत्रण। तो खेत बगीचों आदि में मुख्य फसल के साथ साथ जब अन्य पादप उग जाते हैं तो उन्हें हम खरपतवार कहते हैं। और यह पादप जो होते हैं मुख्य फसली पादपों के साथ खनिज लवण तथा जल आदि के लिए प्रतिस्पर्धा करते हैं तथा इनका उन्मूलन जो होता है आवश्यक होता है। इस कार्य हेतु हम 2,4-D का व्यापक प्रयोग करते हैं और इसके अतिरिक्त 2,4,5-T, NNA तथा MCPA का भी उपयोग किया जाता है। ठीक है। 2,4-D एक चयनात्मक क्रियाशीलता जो होता है दर्शाता है। यह द्विबीजपत्री पादपों पर विषकारी प्रभाव दर्शाता है। ठीक है। और यह जो होता है यौगिक द्विबीजपत्री पादप जो होते हैं के एंजाइम में परिवर्तन कर देता है, जो पौधे की सामान्य वृद्धि के लिए आवश्यक होते हैं, जिसमें इन एंजाइमों के अभाव में पौधे की मृत्यु हो जाती है। ठीक है। डोलापान हार्मोन का उपयोग एक बीजपत्री खरपतवार को नियंत्रित करने में किया जाता है। तो 2,4-D जो हमारा ऑक्सिन हार्मोन का प्रकार होता है, ये क्या करता है कि द्विबीजपत्री पादपों पर जो एंजाइम होते हैं उनमें परिवर्तन करके उनको मार देता है। ठीक है। तो अगर जो कोई द्विबीजपत्री खरपतवार हमारे खेत में उग रही है तो हम 2,4-D का छिड़काव कर देंगे, तो उससे क्या होगा कि वह जो द्विबीजपत्री खरपतवार है वो नष्ट हो जाएगी और जो हमारी एक बीजपत्री वांछित फसल है वो जो होगी वह आराम से जो है वृद्धि कर सकती है और उनमें जो है कोई प्रतिस्पर्धी जो होगा उपस्थित नहीं होगा। ठीक है। अब नेक्स्ट इसका प्रभाव क्या होता है, वो होता है हमारी पुष्पों की सघनता को कम करना। ठीक है। तो कुछ वृक्षों जैसे कि आम की कुछ किस्मों में एक वर्ष में अत्यधिक मात्रा में पुष्प विकसित होते हैं, जिसके फलस्वरूप क्या होता है कि भारी संख्या में फलों का निर्माण होता है, परंतु ये आकार में छोटे रह जाते हैं। इसके अलावा दूसरे वर्ष में भी पुष्प काफ़ी कम संख्या में विकसित होते हैं। तो इस प्रकार की जो अनियमितता होती है उसको दूर करने के लिए और पुष्पन क्रिया को नियंत्रित करने के लिए हम क्या करते हैं कि ऑक्सिन हार्मोन का छिड़काव किया जाता है, जिससे क्या होते हैं प्रतिवर्ष नियमित तथा सामान्य आकार के फल प्राप्त होते हैं। ठीक है। तो जो अगर आम के पौधे हैं उनके आम के जो पेड़ होते हैं उनमें अगर फल पुष्प जो हैं उनका ज़्यादा निर्माण होता है तो फल जो होते हैं वो छोटे रह जाते हैं। तो अगर हम ऑक्सिन का छिड़काव उन पर करते हैं तो उनमें क्या होता है कि जो हमारे पुष्प होते हैं वो जो होते हैं प्रतिवर्ष जो होते हैं नियमित संख्या में उगते हैं और फल भी इससे बड़े प्राप्त होते हैं। अब नेक्स्ट इसका जो कार्यकीय प्रभाव आता है वो आता है उत्तक संवर्धन के अंदर। तो ऑक्सिन के अनुप्रयोग से पादप उत्तकों व अंगों का कृत्रिम संवर्धन किया जा सकता है, क्योंकि ऑक्सिन जड़ के निर्माण तथा केलस के विभेदन में महत्वपूर्ण कार्य करता है। ठीक है। तो जो हमारा ऑक्सिन हार्मोन होता है, ठीक है, वो क्या करता है कि जड़ के निर्माण को प्रेरित करता है, वो तो हमने पहले देख ही लिया था, तथा केलस के विभेदन में भी ये होता है महत्वपूर्ण कार्य करता है। इसलिए जो है उत्तक संवर्धन में भी इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है। तो ये थे हमारे ऑक्सिन के कार्य के इफेक्ट। अब अगले वीडियो में बात करेंगे कि जिब्रेलिन हार्मोन क्या होता है और इसके जो है कार्य के इफेक्ट क्या होते हैं। सब इन सब का डिस्कशन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।